पीरियोडिक का मैंने बोला था सुन के रखना। किस किसने लेक्चर नंबर 1 सुन लिया है पीरियोडिक का? सुन लिया सर। लिया सर। तो जिसने लेक्चर 1 सुन लिया है वो अपने हाथ खड़े कर लो। बस इन्हीं बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 सुना है। बाकियों को किसी और लैंग्वेज में बोला था मैंने सुनने के लिए, या कोई और भाषा का प्रयोग करूं मैं सुनवाने के लिए उनको लेक्चर? सर। हाँ जी। सर मैंने सर आधा सुना, लाइट चली गई थी। और तब से लाइट आई सर नहीं? आधे घंटे वाला सर रहता है नहीं। मेंडलीव का सिर्फ। सर अभी भी नहीं आई। मम्मा नहीं, के फोन से चला कल सान्या जिंदल ये चीज टेस्ट के दौरान बोली थी शायद। मतलब कल से लेकर आज तक लाइट ही नहीं आई सान्या जिंदल। सर मैंने सोचा था कि क्लास के बाद सुन यही तो लूंगी। बात है ना, तुम्हारी सोच पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट नहीं होती है ना। हमेशा लाइफ में अनसर्टेनिटीज होती हैं, लाइट है लाइट नहीं है, तुम्हें जरूरी काम पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो तुम्हें देन एंड देयर करना चाहिए था वो काम। तो इट्स ओके, तुमने नहीं सुनना, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब मैं कुछ नहीं कहना किसी को, किसी ने पढ़ना है नहीं पढ़ना, मैं बहुत कॉल्स कर लिए पेरेंट्स को, सब कुछ करके देख लिया। अब जिन्होंने लेक्चर सुना है और उनको उस लेक्चर में कुछ समझना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज मुश्किल लगी है, वो बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लें, बाकी अपने हाथ नीचे कर लें। वो किसी भी तरह का छोटा डाउट, छोटे से छोटा डाउट कुछ भी हो सकता है जो तुम उस लेक्चर के बाद मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो। और तुम, अगर मैं उस टाइम पे तुम्हारे सामने होता तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आ रहे थे जो कि तुम चाहते हो इनका आंसर्स तुम्हें मिले, तो वो स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर लो। मैं एक एक करके जो है तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको सुनूंगा और उसको आंसर करूंगा। हाँ जी, सबसे पहले वंशिका से शुरू करते हैं। वंशिका बताओ, तुम्हें क्या चीज नहीं समझ आई उस लेक्चर में जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो? सर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव समझने हैं। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव से समझने हैं। उसमें तुम्हें नहीं समझ आया डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव? सर उसमें एक हाइड्रोजन वाला पॉइंट था, वो नहीं समझ आया। ओके, तो ये बताओ कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल वंशिका किस बेसिस पर बनाया था? मेंडलीव ने क्या बेसिस लिए थे अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए? सर उसने सेपरेट ग्रुप बनाया था एक नोबल गैसेस के लिए। मैंने पूछा कि मेंडलीव ने किस बेसिस पे अपने, आदो ने हाथ ही नीचे खड़े कर लिए जब मैंने क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, आदो के डाउट ही खत्म हो गए। तो मैंने ये पूछना है, मैं ये पूछ रहा हूँ वंशिका कि उसने एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया है अपने टेबल के अंदर, सर अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब उसने एलिमेंट्स को रखा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज उसने क्या सोचकर एलिमेंट्स को प्लेस किया है अपने टेबल में? दूसरी चीज उसने क्या सोची है? एक तो तुमने बिल्कुल सही बताया, दूसरा सर उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनको रिएक्ट करवाया, मतलब उसने एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया और ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस कि उन्होंने कैसे हाइड्राइड्स या कैसे ऑक्साइड्स बनाए, उसने अपने एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया वंशिका। यही हमने मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में समझा। यस सर। अब उसका पहला ड्रॉबैक पता क्या था मेंडलीव का? हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रखा है क्लास 9th में। आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अब अगर उसका टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है, जो कि एक तरह से मास नंबर के बहुत क्लोज होती है वैल्यू, ठीक है, तो अगर उसका टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है तो हमने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 और H13। इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का जो मास होता है वंशिका डिफरेंट होता है, ठीक है। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613, C614। इन तीनों कार्बन के आइसोटोप्स का जो मास है वो डिफरेंट होता है। तो क्या दक्ष उसको अपने टेबल में 3 कार्बन को नहीं रखना चाहिए था या 3 हाइड्रोजन को नहीं रखना चाहिए था? अगर इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं तो उसका टेबल तो बेस्ड भी एटॉमिक मास पे है,
तो क्या उसे 3 कार्बन को नहीं अरेंज करना चाहिए था अपने पीरियोडिक टेबल में, या 3 हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए थे उसके पीरियोडिक टेबल में दक्ष? यस सर। होने चाहिए थे। ठीक है, बाकियों ने भी यही ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम्हारे 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं है, 3 कार्बन क्यों नहीं है, या क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं 1735 और 1737, तुम्हारे 2 क्लोरीन क्यों नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर, अगर आपका टेबल मास पे बेस्ड है? तो इस चीज का वो जवाब नहीं दे पाया था वंशिका, यानी ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द टेबल। उसके टेबल में एक ही हाइड्रोजन दिखा, एक ही कार्बन दिखा और एक ही क्लोरीन दिखा, मतलब उसने आइसोटोप्स का क्या आंसर दिया, क्या एक्सप्लेनेशन है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। पहला ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, कि ऐसा अगर है तो अगर आपका टेबल एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है तो आपने आइसोटोप्स को कैसे प्लेस किया है, इस चीज को वो नहीं समझा पाया था। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक, सेकंड प्रॉब्लम कहां पे आई, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। दक्ष, क्या तू बता सकता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन वो क्यों नहीं कर पाया था? हाँ जी दक्ष। हाँ जी सर। क्या तू बता सकता है कि मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था? मेंडलीव ने हाइड्रोजन को रखा कहां था अपने टेबल में, पहले वंशिका उस चीज को देख लें एक बार कि मेंडलीव ने अपने टेबल में हाइड्रोजन को रखा कहां पे है। चेक करो, उसने हाइड्रोजन को रखा है ग्रुप नंबर 1 में, और हाइड्रोजन को किन एलिमेंट्स के साथ रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम के साथ। क्या इतनी बात समझ आ रही है वंशिका? यस सर। अब जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ही मस्तीखोर एलिमेंट है, ध्यान से समझना। जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मिलती हैं, किससे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब तुम कहोगे सर इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं? तो देखो, इन सबके आउटर मोस्ट शेल को अगर मैं देखूं, इन सबकी आउटर मोस्ट शेल को तुम यहां पर देख सकते हो। इन सबकी आउटर मोस्ट शेल में तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इन सबकी आउटर मोस्ट शेल में। क्या देख पा रहे हो इतनी चीज? यस इन सर। सब की, और उसी तरह हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में भी केवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी यस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इनकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होंगे। यानी ये जो उनकी प्रॉपर्टी है, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से क्या करती है, मैच करती है। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है ये देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो तुम कहोगे सर Na पे +1 का चार्ज होता है और Cl पे -1 होता है, तो -1 सोडियम क्लोराइड का सर फॉर्मूला होगा NaCl। NaCl। अब मतलब अगर किसी भी क्लोराइड को बनाना है, जैसे सोडियम ने क्लोराइड बनाया, अच्छा लिथियम भी ऐसा ही बनाएगा LiCl, क्योंकि वैलेंसी सबकी 1 है। यस ठीक है सर। ना। पोटेशियम भी क्या बनाएगा, KCl। KCl। रुबीडियम भी क्या बनाएगा, RbCl, क्योंकि इन सबकी वैलेंसी क्या है, 1। उसी तरह हाइड्रोजन का जब क्लोराइड देखा गया तो वो भी क्या था, HCl, मतलब उसकी में भी हाइड्रोजन की जो वैलेंसी दिख रही है वो क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। 1। यानी ये भी प्रॉपर्टी उसकी किसके साथ मैच करती है, अल्कली मेटल्स, मतलब इनके साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। यहां तक तो ठीक थी बात, बट मेंडलीव ने ये नहीं देखा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, जैसे इन सबके आउटर मोस्ट शेल में तुम देख सकते हो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। सबके देख लो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इन्हें केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यस और नो? यस सर। उसी तरह हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यस और नो? यस सर। ठीक है ना, इसको भी क्या चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये प्रॉपर्टी उसकी किससे मैच कर गई, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह से क्या कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी ये वाली मैच कर रही है। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, तुम बता सकते हो क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलती है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्लोरीन का? Cl2। Cl2। फ्लोरीन का होता है F2।
ब्रोमीन का होता है Br2 और आयोडीन का होता है I2। I2। उसी तरह हाइड्रोजन भी हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ H2। H2। यानी जैसे ही गैसेस मिलती हैं वैसे ही हाइड्रोजन भी मिलती है, यानी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने हाइड्रोजन को इन एलिमेंट्स के साथ रखा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच कर रही थी, तो भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज तो इनसे भी मैच कर रही है, तो यहां भी रखो, फिर इनके साथ भी रखो। अब रखा तो उसको एक ही जगह जा सकता है, यानी वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसने रखी है वो क्या सोच कर रखी है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। क्लियर है वंशिका? यस सर। फिर बात आती है, ही प्लेस सम एलिमेंट्स इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे उसने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, तुम देख सकते हो। यस सर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मेंडलीव के, जिसके कारण उसका जो क्लासिफिकेशन है इट वाज, ये नहीं कहूंगा रिजेक्टेड, बल्कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई जिससे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मिला। और बोलो वंशिका, तुम्हें क्या चीज नहीं समझ आई? सर बस। हाँ जी अगम, तुम्हें क्या नहीं समझ आया ये बताओ। सर यही था सर, सेम था, ओके। हाँ जी प्रियांशी। सर वो जो आपने हाइड्राइड्स वाला करवाया था ना, वो नहीं समझ आया। क्या करवाया था मैंने हाइड्राइड्स वाला? सर वो जो आपने फॉर्मूलाज बनवाए थे हाइड्राइड। तो बहुत इजी है। उसने क्या किया है, उसने एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी, उसको एक बार हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया और एक बार उसी एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, एक बार हाइड्रोजन से और एक बार ऑक्सीजन से। अंबर उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही क्यों रिएक्ट करवाया? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं रिएक्ट करवाने के लिए, मतलब और भी बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करवाया जा सकता है। व्हाई ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? सर क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है दोनों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना देते हैं। अब उस एलिमेंट ने जिसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, जब वो एलिमेंट इनके साथ रिएक्ट करेगा तो तरह तरह के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स मिलेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं सोडियम लेता हूं उस एलिमेंट को और मैं उसकी रिएक्शन ऑक्साइड ऑक्सीजन से करवा रहा हूं, तो मुझे पता है कि सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, O के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ किस प्रकार का होगा? Na2O, यानी जिसको मैं E2O लिख पाऊंगा। अब अगर ये एलिमेंट कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम पे चार्ज मैं जानता हूं +2 का होता है और O पे चार्ज -2 का होता है, तो जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी CaO, यानी ये एक EO तरह का ऑक्साइड बना। अगर यही एलिमेंट एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और O पे -2, तो जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी Al2O3, यानी वो किस तरह का होगा? E2O3। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट तरह के ऑक्साइड, मतलब उनके फॉर्मूलाज जो होंगे, यहाँ पर जो ऑक्साइड बना वो E2O टाइप का है, यहाँ पर EO टाइप का है, यहाँ पर E2O3 टाइप का है। वैसे ही हाइड्राइड के साथ है, अगर सोडियम हाइड्राइड बनाओगे Na+1 और H-1 तो क्या बनेगा? NaH, यानी EH बनेगा। अगर बनाओगे कैल्शियम हाइड्राइड तो Ca+2 और H-1 तो यहाँ पर बनेगा CaH2 यानी EH2। तो तरह तरह के हाइड्राइड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ बनाओगे तो NH3 मिलेगा, यानी EH3 टाइप का हाइड्राइड मिलेगा। और जैसे जैसे हाइड्राइड्स वाले फॉर्मूले और ऑक्साइड्स वाले फॉर्मूले एलिमेंट्स ने बनाए, उसने उन एलिमेंट्स को उसी कॉलम के अंदर रख दिया जिस प्रकार का वो हाइड्राइड या जिस प्रकार का वो ऑक्साइड बना रहा था। हाँ जी प्रियांश। क्लियर है सर। हाँ जी अंबर बोलो। सर वो पीरियोडिक लॉ नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में मेंडलीव ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, हमने बता क्लासिफिकेशन की ही क्यों है, ये बता व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? सर ताकि उसकी स्टडी इजी कर सकें। और हम क्लासिफिकेशन मतलब किस तरीके से करना चाहते हैं, तो मुझे बता सकता है कि कुछ इंटरवल बाद कि जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो जाए, ठीक है ना? कि एलिमेंट जो हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही साइड पर आ जाए, ताकि उनकी केमिस्ट्री को एक ही बार पढ़ा जाए और अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है? तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का कहना क्या है कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, सॉरी मैं बोल रहा हूं एलिमेंट्स आर, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है अंबर
कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो वो एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल रिपीट होना शुरू कर देती हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसका मतलब कि एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया जाता है तो वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होने लगती हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। अंबर, यस सर, यस। अगर अभी भी नहीं आया तो दोबारा पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, यहाँ पे ना उस पीरियोडिक फंक्शन का मतलब नहीं समझ रहा था वो आपने। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब रेपिटेशन। पीरियोडिक मतलब जैसे हमारी विंटर्स पीरियोडिक है, हमारे समर्स पीरियोडिक है, हमारी ट्यूशन की क्लासेस पीरियोडिकली लगती हैं, मतलब किसी चीज का एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होना। आज अगर क्लास 3 बजे थी तो कल 3 बजे होगी, मतलब आफ्टर 24 आवर्स, एग्जैक्टली 24 आवर्स बाद क्लास होगी। दैट इज पीरियोडिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पीरियोडिक। ओके सर। और कोई डाउट अंबर? नो सर। हाँ जी दिवांशी, तुम बोलो अपना डाउट। सर यही वाला था मेंडलीव Okay. पीरियोडिक लॉ का। और कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट ने अगर लेक्चर सुना है और उसको लगता है कि उसको किसी टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम सी आ रही है या कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज तुम पूछ सकते हो जिसने सुना है। जिसने नहीं सुना वो ऐश करे, यार मैंने अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, मैं उनके लिए आया हूं जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने इम्प्रूव करना है। और कोई डाउट नहीं है शिवांश को? सर। शिवांश कोई डाउट नहीं है तुम्हें? नो शिवांश सर, कोई क्लास? डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है एग्जैक्टली तुम्हें लेक्चर नंबर 1 इज कंप्लीटली क्लियर टू यू? यस सर। सर, ओके, हाँ जी बोलो। सर बुक में फोर्थ भी दिया हुआ है उसका, डॉबरनेयर का ग्रुप है। डॉबिनियर का क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्या दिया हुआ है? आपने कहा था ना टोटल 9 उसने बताया है, यहाँ पे 12 दिए हुए हैं। हाँ तो वो तो एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक्चुअल में तो उसने 15 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, एक्चुअल में तो उसने 15 किए थे, बट जो एनसीईआरटी में तुम्हें ट्राइड्स गिवन है वो 4 गिवन है, तो तुम 3 गिवन है। देखो सोडियम ये नहीं, यहाँ पर उसने ये बोला है, कहाँ पर 4 गिवन है? ये देख, ये गिवन है तेरे को। सर 4 है ना, एक 5.1 है और एक 5.2 है। 5.1 और 5.2 कहाँ पे? 5.1 और 5.2 बेटा ये तो उसने बोला है एक्टिविटी में देखो कि इनमें से कौन से उसके ट्राइड्स को फॉलो करेंगे। ये उसके एक्चुअल ट्राइड्स हैं। वैसे तो नो डाउट 9 से ज्यादा एलिमेंट्स क्लासिफाई किए हैं, बट हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3 ट्राइड्स पता होने चाहिए: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा सर, मेरी बुक में कुछ और ही है ना। मुझे भेज दियो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। सर। हाँ जी बोलो दिवांशी। सर एक बार न्यूलैंड का थर्ड डीमेरिट समझा दो। कौन सा वाला बोलो? सर एक मिनट आपको बताती हूँ। सर इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स ही एडजस्टेड 20 ये देखो ध्यान से, ये देखो उसने क्या कर दिया, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। ठीक है ना, उसको एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट होता है, एक प्लेस जो है, एक प्लेस एक एलिमेंट की बनी हुई है। मतलब एक मान लो सीट है, उसके ऊपर एक बंदा बैठ सकता है, तो उसने उस जगह पे 2 बंदों को बिठा दिया। यानी इन ऑर्डर टू एडजस्ट द एलिमेंट्स, उसने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट दे दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे रख दिया। ठीक है, और जहां पर उनको रखा है, कोबाल्ट और निकल को जहां पर रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि कोबाल्ट और निकल जो है उनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करनी चाहिए, तभी उनको इसके कॉलम में रखा है। यस और नो? अगर यहाँ पर सोडियम पोटेशियम को रखा है तो इसका मतलब इन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को अगर इस कॉलम में रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है इनसे। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एंटायरली डिफरेंट है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच करती हैं? आयरन से, जो कि काफी दूर रखा गया है उनसे। ये है तुम्हारा थर्ड ड्रॉबैक। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, he adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note. ठीक है, तो note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which are very different properties than these elements. तो आयरन जिससे प्रॉपर्टीज मिलती हैं उसको काफी दूर रखा गया है इन एलिमेंट से, तो उसको यहाँ पर रखना चाहिए था कोबाल्ट निकल को, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आयरन से मैच करती है, ना कि फ्लोरीन क्लोरीन से मैच करती हैं। ओके सर।
सर हाँ जी। सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से कैसे क्वेश्चन आएगा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, किस बेसिस पे अरेंज किया, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ये तो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो एक अच्छा बच्चा क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता है ना, तो उसके मन में नेक्स्ट सवाल यही आता है कि सर अब मैंने पढ़ लिया है, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन वो किस प्रकार से एग्जामिनर जो है हमसे पूछेगा। तो उसी के लिए जसपाहुल हम डीपीपी सॉल्व करते हैं, क्योंकि डीपीपी के अंदर हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन रहे होंगे वो सारे जो है दिए जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सर, पर सर ये पीरियोडिक टेबल तो बहुत ही बड़ा है। तो पीरियोडिक टेबल तुम्हें किसने कहा कि पीरियोडिक टेबल पेपर में आएगा? मैंने कहा यहाँ एक बार भी या लेक्चर में एक बार भी कहा कि पीरियोडिक टेबल तुमसे पूछेगा पूरे टेबल की टेबल बनाओ? नो सर। तो फिर ये किसने कहा कि पीरियोडिक टेबल पेपर में आएगा? मेंडलीव ने क्लासिफाई कैसे किया, ये आएगा। पीरियोडिक टेबल देकर उस पे कोई क्वेश्चन बना सकता है, वो पीरियोडिक टेबल को देकर उस पे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। बट मैंने ये कब कहा कि तुम्हें ये आएगा जी 5 नंबर में मेंडलीव का टेबल बनाओ एज इट इज? ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है जसपाहुल। ओके सर। एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया है वो पता होना चाहिए, टेबल क्या है वो नहीं पता होना चाहिए तुम्हें। टेबल एक बार बस देखा होना चाहिए, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, टेबल नहीं बनाना आता पेपर में। अंबर मैंने उस लेक्चर में कहां तक सिखाया है? सर वो मॉडर्न पीरियड तक उसकी स्टार्टिंग की थी। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, मैंने ये समझाया उसमें। यस सर, बस एक पॉइंट कराया था शायद। और ग्रुप्स पीरियड्स बताए मैंने तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? यस सर, आपने बताया था कि कितने होते हैं उसमें। वो बता दिया था मैंने। यस। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आज तुम्हें सारा कुछ बता देता हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने। चलो मैं अपना ही मॉडर्न टेबल खोल लेता हूं कि यहीं से बता दूं जैसे तुम्हें कन्वीनियंट हो। यहीं से बता दो सर। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम्हें ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज 7 दिखाई दे रही हैं। देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। तुम चेक कर लो, अगर मुझे कोई देख के बता सकता है तो ये बताओ फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें इन द फर्स्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड के अंदर तुम्हें कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? केवल 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। सेकेंड पीरियड में चेक करो तुम्हें कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? 8। पहले पीरियड में 2 दिखाई दे रहे हैं, यस सर। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तीसरे में चेक करो फिर से 8 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, चौथे में 18 दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? यस सर। पांचवें में भी 18 दिखाई दे रहे हैं, छठे में 32 दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद भी 32 दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही ऑर्डर होता है जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर भरते हो। क्लास 9th में तुम्हें सिखाया गया होगा तुम्हारे टीचर द्वारा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में भरा जाता है KLMN, तो हम इसी ऑर्डर में भरते हैं। पहली शेल के अंदर केवल 2 को भरते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तीसरे में भी 8 भरते हैं और फिर बाकी आगे चलता रहेगा ये सिनेरियो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम आराम से देख सकते हो 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज। और यहां पर चेक कर लो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और टॉप टू बॉटम 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। यानी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। क्या शिवांश तू ये देख पा रहा है कि मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तेरे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स कहा गया है और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप्स कहा गया है प्रेजेंट है? चेक कर लो। यस सर। दिख रहा है शिवांश? हाँ जी सर। ओके, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक चीज सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। मुझे ये सीखना है कि मुझे अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर उसकी पोजीशन को
पीरियोडिक टेबल में मैं कैसे लोकेट कर सकता हूं। यानी मेरे पास सिर्फ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर होना तो मैं उस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर यह बता सकता हूं कि वो एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप या किस पीरियड में पाया जाएगा, ठीक है। बट ये हम सिर्फ हमें एग्जामिनेशन में 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए पूछा जाएगा। यानी 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए हम उनकी पोजीशन को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। कोई भी एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करके किसी भी एलिमेंट का नाम ले जो 1 to 20 एटॉमिक नंबर में फॉल करता है, और मैं ये सिखाऊंगा कि उसका पीरियड और ग्रुप कैसे लोकेट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाँ जी दक्ष। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, दक्ष ध्यान से देखियो, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ये पता होना चाहिए, ये 9th में मैंने सिखा रखा है दक्ष, सही बात है, रटा पड़ा है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे मुझे बस एक बार। 2,8,2 2,8,2। अब शिवांश ध्यान से देखियो, बता सकता है मैग्नीशियम के पास कितनी शेल्स हैं? सर 3। 3, 1, 2 and 3। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है शिवांश वो हमें बताता है पीरियड। यानी अगर नंबर ऑफ शेल्स 3 है यानी मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में हमें पीरियड 3 में मिलेगा। पहले बताओ, पीरियड लोकेट करना आ गया किसी भी एलिमेंट का? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं ग्रुप की बात करूंगा। अगर तुम्हें उसका ग्रुप चेक करना है कि वो कौन से ग्रुप में है, ग्रुप चेक करने के लिए तुम्हें सबसे बाहर वाली शेल में, जो सबसे आखिर वाली शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, सबसे बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। उसमें इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे। कीर्ति, तुम्हें सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 2। अगर सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं या 2 हैं, या तो 1 या तो 2, तो वही उस एलिमेंट का क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। वही उस एलिमेंट का क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। अब देखते हैं दक्ष हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये मैंने पीरियोडिक टेबल खोला, पीरियड 3 में गया, पीरियड 3 में ग्रुप 2 के अंदर मुझे मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, यानी मैंने उसको सही लोकेट किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ जी, कोई और एग्जांपल? अर्श कपूर, तुम बोलना चाहोगे? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,3। सबसे पहले मैं पीरियड लोकेट करूंगा नंबर ऑफ शेल्स को काउंट करके। तो अगेन मेरे पास यहाँ पर 3 शेल्स हैं, तो पीरियड इसका भी क्या होएगा? 3 होएगा। अब कीर्ति, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। मैंने अभी समझाया था यदि आउटर मोस्ट शेल में 1 हो या 2 तो वही ग्रुप नंबर होता है। अगर आखिर वाली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो तुम्हें ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 10 + 3 विल बी 13। यानी एल्यूमिनियम हमें मिलेगा पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 13 में। चेक करते हैं, पीरियड नंबर 3 ये रहा, और देखो ग्रुप नंबर 13 में तुम्हें एल्यूमिनियम मिल रहा है पीरियड 3 और ग्रुप 13 में। चेक कर सकते हो। हाँ जी जसपाल, तुम कोई एग्जांपल बता, एलिमेंट का नाम लेना चाहोगे? ये सर क्लोराइन। क्लोरीन होता है, क्लोराइन नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। जल्दी से पीरियड बताओ। सर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल टू पीरियड, तो 3 शेल्स है तो 3 पीरियड हो गए। 3 पीरियड नहीं, 3rd पीरियड में होगा ये। इट विल बी इन 3rd पीरियड। अब चेक करो सबसे आखिर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या करेंगे? ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 जोड़ देंगे। तो 10 + 7 17, यानी पीरियड 3 में ग्रुप 17 में हमारा, एक सेकेंड, हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। पीरियड नंबर 3 में ग्रुप 17 में हमें मिलेगा क्लोरीन। तो चेक करते हैं, दिस इज पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 17, हमें क्लोरीन मिल रहा है। बिल्कुल सही हमने लोकेट किया है, चेक कर लो। हाँ जी, सबको आ गया हाउ टू लोकेट पीरियड एंड ग्रुप नंबर? यस सर। यस सर। अब अगर वो तुम्हें पेपर में, अगर वो पेपर में हीलियम दे देगा ना तो यहाँ पर बच्चे गलती कर देंगे, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2, यानी पीरियड तो 1 हो गया। यस और नो? क्योंकि एक ही शेल है। यस सर। भाई एक ही शेल है तो पीरियड तो हो गया 1, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो बच्चा इसका ग्रुप क्या लिखाएगा?
2 लिखा है Two. जो कि गलत है। इसका जो ग्रुप है वो क्या है 18th ग्रुप, 18. यानी हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखा जाए। हीलियम का ग्रुप नंबर 18 होता है, पीरियड 1 ही है बट ग्रुप नंबर क्या है 18 है। तो इसलिए अगर हीलियम की तुम्हें लोकेशन पूछी जाए तो बेटा ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर बहुत बच्चे जो हैं वो गलती करके आएंगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनाकर दिया उसने तो। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो हमने लोकेट करना सीख लिया किसी भी एलिमेंट को, ग्रुप और पीरियड उसका बताना सीख लिया। पीरियड हम उसके नंबर ऑफ शेल से बताते हैं और ग्रुप के लिए हमें उसके आखिर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ते हैं। यदि 1 या 2 है तो वही ग्रुप नंबर, यदि 2 से ज्यादा है तो 10 प्लस करना पड़ेगा। अब इन ग्रुप्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास जो, अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल लर्न करना है, एज सच इज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th, बट अगर उसको लर्न करना है तो मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा वीडियो लेक्चर, उसमें उसको लर्न करने की टेक्निक बता रखी है विच इज वेरी इजी। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को याद रखने की टेक्निक बताई थी, है लीना की रब से फरियाद, यस और नो, है लीना की रब, है लीना की रब से फरियाद। तो ये मैंने अपने लेक्चर में सिखा रखा है, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम उस लेक्चर को देख सकते हो। ग्रुप 1 जो है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम दिखाई दे रहे हैं, इसको नाम दिया गया है अल्कली मेटल्स का। किसका दिया गया है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों? पहली बात, मेटल्स इसलिए बिकॉज ये सारे मेटल्स हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हम इन्हें अल्कलीज नहीं बोलते हैं? ये वो बेसिस हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी हम बोलेंगे इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के भी हैं और पानी के अंदर सॉल्युबल भी हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है अल्कली मेटल्स। क्या तुम्हें इसका नाम क्लियर हो रहा है? इसको अल्कली मेटल्स का नाम क्यों दिया गया है? यस सर। Sir. हाँ जी बोलो। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ग्रुप 2 को नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगेन द सेम रीजन, ये भी सारे मेटल्स हैं और इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो सेम रीजन से इसको नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 13 को नाम दिया गया है बोरोन फैमिली। नाम उसके पहले मेंबर के ऊपर आया है, ठीक है, बोरोन फैमिली। फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे उसको क्या है, ये नाम डिसाइड किया गया है बोरोन फैमिली। जैसे तुम्हारा जो नाम है, जो सरनेम है, वो तुम्हारी फैमिली का सबसे पहला मेंबर डिसाइड करेगा, यस और नो? वही आगे चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो फर्स्ट मेंबर के ऊपर नाम डिसाइडेड है बोरोन फैमिली। नेक्स्ट वाले की है कार्बन फैमिली। नेक्स्ट वाले को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज चाल्कोजेंस। इसे बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, वो ओर, जो हमें अर्थ में से ओर्स मिलते हैं, मेटल ओर्स की फॉर्म में मिलता है हमें अर्थ में, तो जो हमें ओर्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें मेनली ऑक्सीजन और सल्फर ही होता है, तो इसलिए इस ग्रुप को नाम दिया जाता है चाल्कोजेंस। ग्रुप 17 को नाम दिया गया है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली से मतलब क्या है? हेलोजन से यहां पर मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है सॉल्ट बनाने के काम आते हैं, जैसे कि NaCl, तुम जानते ही हो, घर में सारे घरों में NaCl नमक मिलता है, तो क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है हेलोजन। ग्रुप 18 को नाम दिया गया है नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली। इनर्ट गैस या नोबल गैस सिर्फ एक ही रीजन से इनको नाम दिया गया है, क्योंकि ये इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, दैट इज व्हाई इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? ये Yes, जो sir. नीचे, हाँ जी बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. ये जो नीचे दो सीरीज पड़ी है, फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और सेकंड सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और सेकंड सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। मैंने शायद तुम्हें
जो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटलॉइड्स हैं उनकी टेक्निक बता रखी है, दैट इज बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ये मैंने बता रखी है तुम्हें लेक्चर्स में। Yes, sir. Yes, तो देख sir. लो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एसबी यहाँ पर दिया नहीं हुआ बट इट इज ऑल्सो मेटलॉइड, टेलुरियम, एंस्टेंटाइन इज ऑल्सो मेटलॉइड। तो ये सब क्या है, मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक है मेटलॉइड्स को याद रखने की, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, मैंने उस लेक्चर में तो बहुत सारी चीजें बताई हैं क्योंकि तब मैं चैप्टर को ब्रीफ कर रहा था, मतलब अच्छे से समझा रहा था, जो कि 10th में नहीं पूछी जाएंगी वो भी बताई हैं नॉलेज के लिए। बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू 10th एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ चीजों को कि क्या क्या किस ग्रुप को बोला जाता है, कैसे कैसे एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम लोकेट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। यहाँ पे तुम्हें हर एलिमेंट के क्या मिलेंगे, एटॉमिक नंबर्स मिलेंगे। बोलो इतनी चीज क्लियर है? Yes. तो अगर किसी को डिटेल में करना है या और इंटरेस्ट लेके करना है तो वो लेक्चर से कर सकता है, वहां पर डिटेल में बताई गई है चीजें, ठीक है। यहां तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कल मैंने जो मेन टॉपिक है वो शुरू करना है 3 बजे, दैट इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देख लो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. No, sir. कोई भी डाउट किसी के मन में उत्पन्न हो रहा है तो वो पूछ सकता है। और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर तुम कल के लेक्चर को, कल मैंने ट्रेंड्स करवाने हैं, बट अगर तुम एक बार रिकॉर्डेड भी सुन के आओगे और फिर बार सुन लोगे दोबारा, तो वो जो लर्निंग हो जाएगी एकदम पक्की लर्निंग हो जाएगी। तो ट्रेंड्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मुझे पता नहीं क्यों आती है, ये मुझे रीजन अभी तक नहीं पता लगा है क्योंकि वो बहुत ईजी है ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स के मैंने कल क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, वो ज्यादा बेटर है। अगर तुम वो सुन आओगे और अपने डाउट्स पूछ लोगे तो पूरा 1 घंटा मैं तुम्हें उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे तुम्हें ट्रेंड्स की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ट्रेंड्स की दिक्कत दूर होती है। एटलीस्ट हम 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे ट्रेंड्स वाली जो प्रॉब्लम है ना हमारी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कल का लेक्चर जो है वो सब सुन के आए, ट्रेंड्स वाला, ठीक है। लेक्चर नंबर देख लेना 3rd या 4th है, जिसमें मैंने ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाए हैं। Sir. 3rd है, तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर एक बार देख के आना, ताकि कल जो अंडरस्टैंडिंग हो, अपने डाउट्स पूछना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मेरे से तो क्वेश्चंस करो, अपने डाउट्स जो है क्वेश्चंस में आते हैं। ट्रेंड्स सीखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस में अप्लाई करना आना चाहिए ट्रेंड्स को। तो कल होपफुली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। रिकॉर्डिंग सुन के आना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सर, हाँ जी, सर रिकॉर्डिंग जूम वाली देखने की दूसरी मैंने डाली ही नहीं है। ओके Sir सर। है है एक उसमें? वो भी है सर, वो भी दूसरी है। भी है। तुमने जूम वाली सुननी है? ठीक है। जूम मैं तो वाली। दूसरे वाली सुन के आया था। अरे जौन सी मर्जी सुन लो, पढ़ाया तो दोनों में मैंने ही है, सेम ही चीज Same ही पढ़ाता है। हूँ मैं, Sir. कोई फर्क नहीं है। बट ट्रेंड्स के लिए तुम्हें यार, अगर मान लो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को सामने बोर्ड दिखता है, क्लास की फीलिंग आती है, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जौन सी रिकॉर्डिंग तुम्हें अच्छी लगती है तुम उसको सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये जो है मुझे क्वाइट कैची लगती है, क्वाइट इंटरेस्टिंग लगती है, सर सामने दिख रहे हैं, क्लास के साथ इंटरेक्शन हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत ही मैं गप्पे भी मार लेता हूँ, मजाक मजूक कर लेता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो ज्यादा वो कन्वीनियंट है तो तुम वो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुन के आने से मतलब है, उसमें भी ट्रेंड्स करवाए हैं, तुम उसको सुन के आओ, ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तीनों तुम्हारे पास लेक्चर्स पड़े हैं। ओके सर। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. यस सर। तो हम मिलते हैं कल, और कल हम करेंगे इस चैप्टर को खत्म। जो भी डाउट्स होंगे अपने डिस्कस कर लेना, और तुम्हारे टेस्ट भी हो जाएंगे कल तक चेक। तो फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स आएंगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखेंगे। सर हाँ जी, सर मेरे को टेस्ट के लिए टाइमिंग्स बता दो। टेस्ट के लिए टाइमिंग्स मैं बता दूंगा, बट एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया है और जिनका टेस्ट मुझे 4:30 के बाद आया है, तो पहले ही समझ लेना उन्होंने 4:30 के बाद भेजा ही इसलिए ताकि वो चेक ना हो। कईयों का टेस्ट मुझे 6 बजे आ रहा है, आई एम सॉरी, वो टेस्ट चेक नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 4:30 जो टाइम मैंने ऑफलाइन वालों को दिया है, और उनको मैंने 4:15 ही दिया था टाइम, तुम्हें 15 मिनट इसलिए फालतू दिए कि तुमने स्कैन करना था। 4:30 के बाद अगर किसी ने टेस्ट भेजा है, आई एम सॉरी, उसका टेस्ट नहीं चेक होगा। ये बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम।
कि तुम्हें मैं समझाऊं कि टेस्ट की टाइमिंग्स क्या होती हैं, तो घर की धर्मशाला समझे हुए तुमने, जब मन करे तब टेस्ट भेज दिया, तो ये चीज नहीं चलेगी। सॉरी, अगर ऑनलाइन दे रहे हो ना तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग दो फिर। हाँ जी बोलो। सर पूरे 30 पर भेजा था। हाँ तो बस ठीक है, 30 पर भेजा तो बात खत्म। सर मैंने टेस्ट देने आना है, मैं उसके लिए टाइमिंग पूछ रही हूँ आपसे। हाँ तो आ जाओ, अभी आ जाओ फिर। सर मेरी क्लास होती है 4 बजे मैथ्स तो की। फिर यार तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ ना किस टाइम आ सकते हो, फिर मेरे से मत पूछो कि सर टाइम क्या है। मैं तो कहूंगा अभी आ जाओ। सर कल आ जाओ 12 बजे सुबह। आ जाओ। ओके सर। तो अभी लेक्चर सुन लो, तुम्हारे पास 3 से 4 का स्लॉट फ्री है, नहीं तो फिर कल को लाइट चले जाएगी और कुछ हो जाएगा, तो बेटर है उसको अभी सुन लिया जाए। कॉन्टिन्यूशन में वो भी बन जाएगी। जिसने करना है ना सर, वो ये नहीं देखता मैं रिकॉर्डिंग में से कर रहा हूँ या मुझे करा रहे हैं, वो ये कहेगा कि यार रिकॉर्डिंग देखकर मैं सर से एक डाउट लूं, ज्यादा बेटर है उसके लिए। वो ज्यादा अगर इंप्रूव सर। करना है तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। हाँ जी शिवांश। आपका भी टाइम बचता है। हाँ जी शिवांश। सर आपने ना मतलब फर्स्ट लेक्चर की ना एंडिंग में एक बोल रहा था कि ना मेंडलीव ने ना 3 नेम्स दिए थे एलिमेंट्स के, हाँ कोई हाँ एक का हाँ एल्यूमिनियम। हाँ 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 आपने हाँ। उसका ना कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एक का क्यों दिया हुआ है, मतलब एक का मतलब उसमें होता है, जैसे रिकॉर्ड उसने जो मान था ले जूम नाम ऐप दे वर्जन। दिया एक का एल्यूमिनियम। एक का एल्यूमिनियम का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम के एक बाद, देख एल्यूमिनियम के एक बाद, यानी उसने एल्यूमिनियम के एक बाद यहां पर खाली जगह छोड़ दी थी। एल्यूमिनियम के एक बाद यहां पर खाली जगह छोड़ दी थी, ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था तब, तो यहां पर खाली जगह छोड़ने के बाद उसने इस जगह को नाम दे दिया था एक का एल्यूमिनियम। यानी मैं जगह छोड़ रहा हूं एल्यूमिनियम के एक बाद, यहां पर एक एलिमेंट फ्यूचर में आएगा जो कि कौन आया था? गैलियम। ओके सर। समझ आ रहा है शिवांश? एक का हाँ जी, हाँ एल्यूमिनियम जी। मतलब एल्यूमिनियम के एक बाद मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं। ठीक है सर। ओके जी। बाय।